कभी सोचा है कि भाई एक गिरता हुआ सेब उसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? हाँ। या फिर वो माइकल फैराडे के घूमते हुए चुंबक, कैसे उनसे वो चिंगारे निकली जिसने पूरी आधुनिक दुनिया को आप कह सकते हैं कि रोशन कर दिया। हाँ, ये सिर्फ खोजें नहीं थी। सही बात है। ये वो पल थे जिन्होंने हमारे जीने का तरीका ही बदल डाला है। पर क्या हम जानते हैं कि भौतिकी के ये जो अद्भुत नियम है जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड को एक तरह से आकार दिया है, ये कब और कैसे पैदा हुए? इनकी कहानियां क्या है ना? बिल्कुल, ये जानना दिलचस्प है। तो आज के इस विश्लेषण का मकसद यही है। हम कुछ ही मिनटों में भौतिकी के उन 12 महान नियमों और सिद्धांतों के पीछे की कहानियों को जानने की कोशिश करेंगे। वो कहानियां जिन्होंने हमारी समझ की नींव रखी है। हम्म। हम आइजैक न्यूटन की उस क्रांतिकारी सोच से लेकर एडविन हबल की वो जो ब्रह्मांडीय खोज है, वहां तक की एक यात्रा पर निकलेंगे, ये समझने के लिए कि इन विचारों ने आधुनिक विज्ञान को कैसे गढ़ा और हमारी दुनिया को कैसे बदला। एक रोमांचक सफर होने वाला है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं भौतिकी की इस दिलचस्प दुनिया की पड़ताल, उन नियमों की कहानी जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। सबसे पहले चलिए उस नींव की बात करते हैं जिस पर आज की क्या कहते हैं पूरी भौतिकी टिकी है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मशहूर कहानी से, एक सेब के गिरने की कहानी। हाँ, न्यूटन वाली। बिल्कुल। साल था 1687 और शख्स थे आइजैक न्यूटन। कहते हैं उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते देखा और उनके दिमाग में सवाल आया, भाई ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? एक आम सा सवाल लगता है पर इसी सवाल से जन्म हुआ गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का। वो अदृश्य शक्ति, वो अनदेखा धागा जो ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाता है, समुद्र में ज्वार लाता है और हाँ, हमें मजबूती से जमीन से बांधे रखता है। ये देखना नहीं था कि चीजें गिरती हैं। असली योगदान था इसे एक गणितीय रूप देना, एक सार्वभौमिक नियम बनाना। अच्छा, गणितीय रूप। हाँ बिल्कुल। पहली बार किसी ने ये दिखाया कि जो नियम पृथ्वी पर सेब के गिरने पर लागू होता है, वही नियम आसमान में चांद और ग्रहों की गति पर भी लागू होता है। ये सोच में एक क्रांति थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को एक कर दिया। ये दिखा दिया कि पूरा ब्रह्मांड एक ही गणितीय व्यवस्था का पालन करता है। मतलब ये सिर्फ देखना नहीं था, ये समझना था कि सब जगह एक ही नियम काम कर रहा है। सही कहा। ये सिर्फ अवलोकन से कहीं बढ़कर था। ये प्रकृति के रहस्य को समझने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। तो क्या मतलब न्यूटन से पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि चीजें नीचे क्यों गिरती हैं? या बस उन्होंने इसे पहली बार गणित से जोड़ा? सोचते तो थे लोग, बिल्कुल। जैसे अरस्तु वगैरह, उनके अपने विचार थे, लेकिन वो गुणात्मक थे, मतलब मात्रा बताने वाले नहीं। न्यूटन ने इसे सटीक गणितीय समीकरणों में ढाला। वो जो फॉर्मूला है F=g m1m2r², इससे न केवल मौजूदा गतियों को समझाया जा सका, बल्कि भविष्यवाणियां भी की जा सकीं। अच्छा, भविष्यवाणी भी? हाँ, यही इसकी असली ताकत थी। अवलोकन को एक सार्वभौमिक गणितीय सिद्धांत में बदलना, जिसने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। अद्भुत। और न्यूटन से भी सदियों पहले, लगभग 250 ईसा पूर्व, एक और ऐसा ही आहा वाला पल आया था। आर्किमिडीज का नाम सुना होगा? हाँ, यूरेका वाला किस्सा। वही। वो नहाने के टब में उतरे और अचानक खुशी से यूरेका यूरेका, मतलब मैंने पा लिया, चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ पड़े। उन्हें एहसास हुआ था कि जब कोई चीज पानी में डूबती है तो पानी उस पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। हाँ, उत्प्लावन बल, बोयंसी जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और इसी क्षण से हमें मिला आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो आज भी बताता है कि लोहे के इतने भारी भरकम जहाज पानी पर कैसे तैर लेते हैं। हाँ, और ये सिद्धांत सिर्फ जहाजों के तैरने तक ही सीमित नहीं है। ये असल में किसी वस्तु के घनत्व, मतलब वो अपने साइज के हिसाब से कितनी भारी या हल्की है, और उसके द्वारा हटाए गए तरल यानी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वजन के बीच एक बहुत ही मौलिक रिश्ता बताता है। अच्छा, मतलब घनत्व और हटाए गए पानी का वजन। हाँ, इसका मतलब है कि हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई वस्तु तैरेगी या डूबेगी, पनडुब्बियां कैसे ऊपर नीचे जाती हैं, गर्म हवा के गुब्बारे कैसे उड़ते हैं, और यहाँ तक कि किसी चीज की शुद्धता भी माप सकते हैं, जैसे सोने में मिलावट का पता लगाना। अरे हाँ, वो कहानी भी है शायद, राजा के मुकुट वाली। बिल्कुल वही आर्किमिडीज की मूल कहानी का हिस्सा है। तो ये तरल पदार्थों और उनमें डूबी वस्तुओं के व्यवहार को समझने की एक तरह से कुंजी है। तो आर्किमिडीज ने हमें तैरने का राज समझाया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं गति और पदार्थ की दुनिया में, खास तौर पर गैसों के व्यवहार को समझने की ओर। 1662 में रॉबर्ट बॉयल। बॉयल का नियम।
हाँ, उन्होंने गैसों के साथ प्रयोग किए और एक दिलचस्प रिश्ता खोजा। उन्होंने पाया कि अगर आप तापमान को स्थिर रखें तो किसी गैस का आयतन, मतलब वो कितनी जगह घेरती है, उसके दबाव के उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब दबाव बढ़ाओ तो आयतन घटेगा। बिल्कुल, दबाव घटाओ तो आयतन बढ़ेगा। इसे बॉयल का नियम कहते हैं। सुनने में सरल लगता है, पर हमारे आसपास की कितनी ही चीजें इसी पर निर्भर करती हैं। साइकिल का पंप हो, इंजन का सिलेंडर, यहाँ तक कि जब हम सांस लेते हैं, हमारे फेफड़े भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। हाँ, बॉयल का नियम सिर्फ व्यवहारिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये गैसों के व्यवहार को समझने में पहला मात्रात्मक कदम था। इसने दिखाया कि गैसों के व्यवहार का अध्ययन गणितीय रूप से किया जा सकता है। अच्छा, गैसों पर गणित लागू किया? हाँ, रसायन विज्ञान और इंजीनियरिंग में इसका महत्व बहुत गहरा है। स्कूबा डाइविंग में टैंक में हवा कैसे भरते हैं, इंडस्ट्री में गैसों के दबाव और आयतन को कैसे कंट्रोल करते हैं, मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दबाव कैसे बदलता है, इन सब को समझने के लिए बॉयल के नियम की समझ जरूरी है। इसने गैसों को रहस्यमयी चीजों के दायरे से निकालकर वैज्ञानिक विश्लेषण के दायरे में ला दिया। ये दिलचस्प है। और फिर लगभग एक सदी बाद 1787 में जैक्स चार्ल्स ने गैसों के बारे में एक और महत्वपूर्ण खोज की। कभी सोचा है वो बड़े-बड़े रंगीन गर्म हवा के गुब्बारे आसमान में कैसे उड़ते हैं? हाँ, वो तो कमाल लगते हैं। तो उसका जवाब चार्ल्स के नियम में छिपा है। चार्ल्स ने पाया कि अगर दबाव को स्थिर रखा जाए तो गैस का आयतन उसके तापमान के सीधे अनुपात में बढ़ता है। मतलब गैस को गर्म करो तो वो फैलती है, हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। बिल्कुल सही। हाँ, इसी खोज ने इंसान के उड़ने के सदियों पुराने सपने को हकीकत बनाने में मदद की। बिल्कुल, चार्ल्स का नियम तापमान और गैस के आयतन के बीच एक सीधा लीनियर संबंध दिखाता है। ये न केवल गर्म हवा के गुब्बारों के पीछे का विज्ञान है, बल्कि इसने एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर इशारा किया, परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो का विचार। परम शून्य मतलब सबसे कम तापमान। हाँ, अगर गैसें ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं, तो सैद्धांतिक रूप से एक ऐसा न्यूनतम तापमान होना चाहिए जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाए। इसी विचार से केल्विन तापमान पैमाने का विकास हुआ, जो विज्ञान में बेहद महत्वपूर्ण है। तो चार्ल्स के नियम ने हमें न सिर्फ उड़ना सिखाया, बल्कि तापमान की परम सीमा के बारे में सोचने पर भी मजबूर किया। गैसों के बाद चलिए तरल पदार्थों पर वापस आते हैं, लेकिन एक अलग नजरिए से। 1648 में ब्लेज पास्कल का नियम। उन्होंने तरल पदार्थों के दबाव को लेकर एक नियम दिया। पास्कल का नियम कहता है कि अगर आप किसी बंद बर्तन में रखे तरल पदार्थ के किसी एक बिंदु पर दबाव डालते हैं तो वो दबाव बिना कम हुए उस तरल के हर हिस्से में और बर्तन की दीवारों पर हर दिशा में समान रूप से फैल जाता है। सब तरफ बराबर। हाँ, इसका सबसे आम और असरदार उदाहरण है हमारी कारों का हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। हम ब्रेक पैडल पर थोड़ा सा बल लगाते हैं और पास्कल का नियम इस बल को कई गुना बढ़ाकर पहियों तक पहुंचाता है और गाड़ी रुक जाती है। पास्कल का नियम वाकई हाइड्रोलिक सिस्टम की जान है। सिर्फ कार के ब्रेक ही नहीं, बल्कि वो हाइड्रोलिक लिफ्ट, जैक, जिनसे भारी गाड़ियां उठाई जाती हैं, भारी मशीनरी जैसे कि एक्सकेवेटर के आर्म्स, ये सब इसी एक सरल सिद्धांत पर काम करते हैं। अच्छा, वो सब भी? हाँ, ये सिद्धांत हमें बल को बढ़ाने की, मतलब फोर्स मल्टीप्लिकेशन की अद्भुत क्षमता देता है। थोड़े से प्रयास से बहुत बड़ा काम करने की ताकत। ये दिखाता है कि तरल पदार्थ सिर्फ बहते ही नहीं, बल्कि वे बल को ट्रांसफर करने और उसे बढ़ाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। इसने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। ये तो कमाल है कि कैसे एक सरल सा सिद्धांत इतनी भारी भरकम मशीनें चला सकता है। अब चलिए दिशा बढ़ाते हैं और बिजली और ऊर्जा के चमत्कारी दुनिया का रुख करते हैं। 1827 में जॉर्ज साइमन ओम का नियम, V=IR। बिल्कुल, उन्होंने बिजली के सर्किट को समझने के लिए एक बुनियादी नियम दिया। उन्होंने 3 मुख्य खिलाड़ी वोल्टेज V, करंट I और प्रतिरोध R के बीच एक सीधा साधा रिश्ता बताया। V=IR यानी वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ये ओम का नियम है। आज हम जिस भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो या घर की बिजली की वायरिंग, हर सर्किट के डिजाइन और काम करने का आधार यही नियम है। ओम का नियम वाकई विद्युत इंजीनियरिंग की वर्णमाला जैसा है, मतलब ABC की तरह। ये इतना बुनियादी है कि इसके बिना किसी भी सर्किट का विश्लेषण या डिजाइन करना लगभग असंभव है। ये हमें बताता है कि किसी सर्किट में कितनी बिजली बहेगी, अलग अलग पुर्जे मतलब कंपोनेंट्स कैसे व्यवहार करेंगे और हम ऊर्जा के प्रवाह को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं।
मतलब ये अनुमान लगाने में मदद करता है। हाँ, ये नियम बिजली के व्यवहार को समझने और उसका अनुमान लगाने की क्षमता देता है, जो सुरक्षित और कुशल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए जरूरी है। सरल होते हुए भी ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और सार्वभौमिक है। और बिजली की कहानी माइकल फैराडे के जिक्र के बिना तो अधूरी ही रहेगी। बिल्कुल नहीं रह सकती। 1831 में फैराडे ने एक ऐसी खोज की जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि अगर आप किसी तार की कुंडली मतलब कॉइल के पास चुंबक को घुमाते हैं या कुंडली में बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं तो उस तार में बिजली यानी करंट पैदा हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ, जरा सोचिए, फैराडे के इस एक खोज के बिना ना बिजली के जनरेटर होते, ना ट्रांसफार्मर, ना पावर ग्रिड। हमारी आज की पूरी आधुनिक सभ्यता, हमारी रोशन दुनिया काफी हद तक फैराडे के इसी सिद्धांत पर टिकी है। फैराडे का ये नियम सिर्फ व्यवहारिक रूप से ही क्रांतिकारी नहीं था, इसने हमारी समझ के स्तर पर भी क्रांति ला दी। इसने पहली बार ये स्पष्ट रूप से दिखाया कि बिजली और चुंबकत्व, जिन्हें पहले अलग-अलग ताकतें माना जाता था, असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, मतलब ये जुड़े हुए हैं? हाँ, वे गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। इसी समझ ने बाद में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल को उनके प्रसिद्ध समीकरणों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने विद्युत चुंबकत्व के पूरे सिद्धांत को एकीकृत किया और प्रकाश को एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में समझाया। ओह, तो फैराडे ने न केवल हमें बिजली पैदा करने का तरीका दिया, बल्कि ब्रह्मांड की मौलिक शक्तियों की हमारी समझ की नींव भी रखी। बिल्कुल, जिस पर हमारी सारी वायरलेस संचार तकनीक आधारित है। यानी फैराडे ने सिर्फ बिजली नहीं बनाई बल्कि दो बड़ी ताकतों को जोड़ दिया। वाह। अच्छा, जैसे जैसे बिजली का इस्तेमाल बढ़ा, सर्किट और भी जटिल होते गए होंगे। तब क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल। जब सर्किट में कई सारे तार, प्रतिरोधक और बैटरी जुड़ने लगे, तो सिर्फ ओम का नियम काफी नहीं रहा। यहीं पर 1845 में गुस्ताव किरशॉफ के नियम काम आए। किरशॉफ? हाँ, किरशॉफ ने दो सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम दिए। पहला, किरशॉफ का करंट नियम, केसीएल, कहता है कि किसी भी जंक्शन, मतलब जहां तार मिलते हैं, वहां आने वाली कुल करंट वहां से जाने वाली कुल करंट के बराबर होती है, यानी चार्ज कहीं खोता नहीं है। ठीक है, और दूसरा? दूसरा, किरशॉफ का वोल्टेज नियम, केवीएल, कहता है कि किसी भी बंद लूप यानी सर्किट के बंद रास्ते में सभी वोल्टेज का जोड़ शून्य होता है, यानी ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ओम का नियम सरल सर्किट के लिए, और जैसी चीजें उलझीं तो किरशॉफ के नियमों की जरूरत पड़ी। हाँ, ठीक कहा। किरचॉफ के नियम जटिल विद्युत नेटवर्क के विश्लेषण के लिए अनिवार्य उपकरण हैं। वे हमें कई शाखाओं, कई ऊर्जा स्रोतों वाले सर्किट को भी व्यवस्थित रूप से हल करने की गणितीय विधि देते हैं। ये नियम असल में ऊर्जा संरक्षण और आवेश संरक्षण जैसे भौतिकी के और भी गहरे मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। आज भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र और पेशेवर इन नियमों का इस्तेमाल करके जटिल सर्किट डिजाइन और समस्याओं का निवारण करते हैं। समझ गया। चलिए अब अपनी नजरें जमीन से उठाकर आसमान की ओर करते हैं, ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में। 1929 में एडविन हबल का नियम, ब्रह्मांड का फैलना। हाँ, एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने उस समय की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप से दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन किया और एक ऐसी खोज की जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी धारणा को हिलाकर रख दिया। उन्होंने पाया कि लगभग सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। और जो जितनी दूर, वो उतनी तेजी से दूर। बिल्कुल। इसका मतलब था कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि ये लगातार फैल रहा है। हम किसी शांत तालाब में नहीं, बल्कि एक लगातार फैलते हुए ब्रह्मांडीय महासागर में तैर रहे हैं। हम सब ब्रह्मांडीय यात्री हैं। हबल का नियम आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, मतलब कॉस्मोलॉजी, की आधारशिला है। ये खोज की आकाशगंगाओं के दूर जाने की गति उनकी दूरी के समानुपाती होती है। बिग बैंग सिद्धांत के लिए सबसे पहला और सबसे मजबूत अवलोकन प्रमाण बनी। बिग बैंग का सबूत? हाँ, इसने हमें बताया कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी, एक महाविस्फोट, और तब से ये लगातार फैल रहा है। इसने हमें ब्रह्मांड की आयु का अनुमान लगाने का तरीका दिया और इसके भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर किया। क्या ये हमेशा फैलता रहेगा या कभी वापस सिकुड़ेगा? हबल की खोज ने इन सवालों को वैज्ञानिक जांच के दायरे में ला दिया। ये वाकई ब्रह्मांड को समझने में एक मील का पत्थर था। वाह, ये सोचना ही रोमांचक है कि हम एक फैलते हुए ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चलिए अब इस ब्रह्मांडी यात्रा से वापस पृथ्वी पर आते हैं
और कुछ और परिचित घटनाओं के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। बात करते हैं तरंगों और गति की। 1621 में विलोब्रॉइड स्नेलियस, स्नेल का नियम, प्रकाश का मुड़ना। हाँ, उन्होंने प्रकाश के व्यवहार को लेकर एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे हवा से पानी में या हवा से कांच में, तो वो अपनी दिशा बदल लेती है, यानी मुड़ जाती है। इस मुड़ने को अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्नेल का नियम बताता है कि ये मुड़ना कितना होगा, ये दोनों माध्यमों के गुणों पर निर्भर करता है। यही कारण है कि पानी के गिलास में रखी पेंसिल या स्ट्रॉ हमें मुड़ी हुई या टूटी हुई सी दिखाई देती है। स्नेल का नियम सिर्फ टूटी हुई पेंसिल समझाने के लिए नहीं है, ये प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स के पूरे क्षेत्र का आधार है। हमारे चश्मे के लेंस, कैमरे के लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सभी उपकरण प्रकाश को मोड़ने के लिए स्नेल के नियम का ही उपयोग करते हैं, ताकि वो छवियां यानी इमेजेस बना सकें या बड़ा कर सकें। अच्छा, चश्मे और कैमरे भी? हाँ, और वो प्रिज्म कैसे सफेद प्रकाश को उसके 7 रंगों में बिखेर देता है, वो भी अपवर्तन का ही नतीजा है। यहाँ तक कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जिनसे होकर इंटरनेट डेटा प्रकाश की गति से यात्रा करता है, वे भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं, जो स्नेल के नियम से ही जुड़ा है। यानी हमारी देखने की क्षमता से लेकर इंटरनेट तक सब कहीं ना कहीं स्नेल के नियम से जुड़े हैं। अब एक और नियम देखते हैं जो हमें चीजों के खिंचने और दबने के बारे में बताता है। 1660 में रॉबर्ट हुक का नियम, स्प्रिंग वाला। बिल्कुल, उन्होंने स्प्रिंग और दूसरी लचीली वस्तुओं के साथ प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो वापस अपनी जगह पर आने के लिए एक बल लगाती है, और ये वापस खींचने वाला बल उस खिंचाव की मात्रा के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा खींचो उतना ही ज्यादा बल। सीधा अनुपात। हाँ, यही बात दबाने पर भी लागू होती है। इसे हुक का नियम कहते हैं। ये प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी, यानी किसी वस्तु के खिंचने या दबने के बाद वापस अपने मूल आकार में आने की क्षमता को समझने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। हुक का नियम पदार्थ विज्ञान, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि ये नियम केवल एक निश्चित सीमा, इलास्टिक लिमिट तक ही लागू होता है, लेकिन ये हमें ये समझने में मदद करता है कि अलग-अलग सामग्रियां, मटेरियल्स, बल लगने पर कैसा व्यवहार करेंगी। जैसे पुल बनाते समय? हाँ, पुल बनाते समय, इमारतें डिजाइन करते समय या किसी मशीन का कोई पुर्जा बनाते समय इंजीनियरों को ये जानना होता है कि वो सामग्री कितना भार झेल सकती है, कितना खींचेगी या दबेगी, और कब वो स्थायी रूप से विकृत हो जाएगी या टूट जाएगी। हुक के नियम से मिली समझ इन गणनाओं का आधार बनती है, जिससे सुरक्षित और भरोसेमंद संरचनाएं बनाना संभव होता है। और अब आते हैं हमारी सूची के अंतिम लेकिन बेहद दिलचस्प प्रभाव पर, जिसे हम सब ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव किया है। डॉपलर प्रभाव। बिल्कुल। सोचिए, आप सड़क किनारे खड़े हैं और एक एम्बुलेंस तेजी से सायरन बजाती हुई आपकी ओर आ रही है। जैसे जैसे वो पास आती है, सायरन की आवाज तीखी लगती है, हाई पिच, और जैसे ही वो आपसे आगे निकलकर दूर जाने लगती है, आवाज मोटी हो जाती है, लो पिच। वो जानी पहचानी नी 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 यो वाली ध्वनि। हाँ, बिल्कुल अनुभव किया है। इस प्रभाव को 1842 में क्रिश्चियन डॉपलर ने समझाया था। उन्होंने बताया कि जब ध्वनि का स्रोत, जैसे एम्बुलेंस, या सुनने वाला, जैसे आप, एक दूसरे के सापेक्ष गति में होते हैं, तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी या पिच बदल जाती है। इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ये एक शानदार अवलोकन था, जिसके अनुप्रयोग ध्वनि से कहीं ज्यादा व्यापक हैं। खगोलविद डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल तारों और आकाशगंगाओं की गति मापने के लिए करते हैं। जब कोई तारा या आकाशगंगा हमसे दूर जा रही होती है, तो उससे आने वाले प्रकाश की तरंगें खिंच जाती हैं और उनका रंग लाल रंग की ओर खिसक जाता है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। अच्छा, रेड शिफ्ट। हाँ, और अगर वो पास आ रही हो तो तरंगें सिकुड़ जाती हैं और रंग नीले रंग की ओर खिसकता है। इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। हबल ने भी अपनी खोज में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया था। अरे वाह। इसके अलावा मौसम विभाग रडार में डॉपलर प्रभाव का उपयोग करके हवा और बारिश की गति का पता लगाता है। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में रक्त प्रवाह की जांच के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, ट्रैफिक पुलिस भी गाड़ियों की रफ्तार मापने के लिए डॉपलर रडार का ही उपयोग करती है। तो ये थे भौतिकी के कुछ सबसे प्रभावशाली नियम और सिद्धांत, जिन्होंने न केवल हमारी दुनिया को समझने का तरीका बदला, बल्कि उसे आकार भी दिया।
हमने देखा कि ये सिर्फ किताबी बातें या जटिल समीकरण नहीं है, बल्कि ये वो क्रांतिकारी विचार थे जिन्होंने हमारी सोच की सीमाओं को तोड़ा। गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य धागे से लेकर फैलते हुए ब्रह्मांड तक, तैरते हुए जहाजों से लेकर दौड़ती हुई एम्बुलेंस की बदलती आवाज तक, और बिजली के सर्किट से लेकर प्रकाश के मुड़ने तक, भौतिकी इन सबको एक साथ पिरोती है। बिल्कुल, ये अंतर संबंध ही भौतिकी की असली खूबसूरती और ताकत है। ये नियम हमें दिखाते हैं कि प्रकृति के अलग अलग दिखने वाले पहलू असल में कितने गहरे और सुरुचिपूर्ण ढंग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे हमें ब्रह्मांड के काम करने के तरीके की एक झलक देते हैं, एक ढांचा देते हैं। हाँ, एक ऐसा ढांचा प्रदान करते हैं जिससे हम अवलोकन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और तकनीक का विकास कर सकते हैं। ये दुनिया को देखने और समझने का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और एकीकृत तरीका है। तो अगली बार जब मान लीजिए फोन हाथ से छूटे और जमीन की ओर गिरे, तो सिर्फ झुंझलाने के बजाय एक पल रुककर न्यूटन को याद कीजिएगा। हाँ, गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। या जब रात में आसमान के तारों को देखें, तो हबल और उन अनगिनत खगोलविदों के बारे में सोचिएगा जिन्होंने डॉपलर प्रभाव का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड के रहस्यों को खोला। ये नियम सिर्फ अतीत की खोजें नहीं हैं, वे हर पल हमारे चारों ओर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? ये एक अच्छा सवाल है। या ये नियम सिर्फ बड़े सवालों की ओर इशारा करते हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है? शायद यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। खोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये सचमुच एक अंतहीन यात्रा है। हर नया नियम या सिद्धांत नए सवाल खड़े करता है। ये 12 नियम नींव तो हैं, लेकिन इन पर अभी बहुत कुछ बनना बाकी है। शायद भविष्य में कोई नया सिद्धांत इन सबको एकीकृत कर दे, या शायद हमें ऐसे पहलू मिले जो इन नियमों से परे हों। यही विज्ञान की प्रकृति है, निरंतर प्रश्न पूछना और समझना। उम्मीद है भौतिकी के नियमों की कहानियों की ये यात्रा आपको ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी होगी। विज्ञान और ब्रह्मांड की ऐसी ही और गहराइयों में उतरने के लिए हमारे साथ बने रहिए।